नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। 28 जनवरी को उत्तराखंड आएंगे पीएम मोदी। 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। बद्रीनाथ केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों की करेंगे समीक्षा। टनकपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम धामी ने की जनसभा। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, डबल इंजन की सरकार में हो रहा विकास। वित्तीय वर्ष खत्म होने से 3 महीने का समय बाकी। उत्तराखंड में विभागों की राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य और बजट खर्च की बढ़ी गति। बजट को लेकर बैठकों के दौर जारी। उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर लगी है आचार संहिता। कांग्रेस ने मंत्री रेखा आर्य पर लगाया आरोप। कहा, 7 जनवरी को कई घोषणाएं की। और रामनगर में गुलदार के हमले से 48 घंटों में 3 लोगों की मौत। वन विभाग ने जंगल में प्रवेश पर लगाई रोक। कल लापता बुजुर्ग का मिला शव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। वो उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सरकारी अमला जोर शोर से तैयारी में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने उत्तराखंड प्रवास के दौरान बद्रीनाथ और केदारनाथ में हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए यमुनोत्री के शीतकालीन प्रवास खरसाली या फिर गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास मुखबा जा सकते हैं। उत्तराखंड के नगरपालिका टनकपुर में चेयरमैन पद के भाजपा प्रत्याशी विपिन कुमार के पक्ष में प्रबुद्धजन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। कोई पर्व ऐसा नहीं होता है, कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है या कोई भी अवसर मुझे मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं कि प्रत्येक माह आप सबके बीच में आऊं। 1 महीने में, 2 महीने में किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से आप सबसे भेंट करूं। लेकिन आज चूंकि नगर निकाय के चुनाव प्रारंभ हो गए हैं तो मैंने सोचा कि चूंकि मैं आप सबके आशीर्वाद से विधानसभा में यही चंपावत, यही टनकपुर, यहीं का मैं प्रतिनिधि हूं, एक विधायक के रूप में आप सबने मुझे बनाया है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले शुरुआत मां पूर्णागिरी के धाम से, मां शारदा के तट से टनकपुर से करें। उत्तराखंड में निकाय चुनावों को देखते हुए आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन आज कांग्रेस ने राज्य सरकार की कैबिनेट मंत्री पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने 7 जनवरी को विधानसभा में समीक्षा बैठक के नाम पर खाद्य विभाग से संबंधित कई घोषणाएं की जो चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव गतिमान है और आचार संहिता लागू है। आदर्श आचार संहिता का पालन करना प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए अनिवार्य है, लेकिन सत्ता के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई नियम कायदे हैं
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने जिस तरीके से 7 तारीख को विधानसभा में समीक्षा बैठक के नाम पर तमाम घोषणाएं की हैं। उन्होंने खाद्य की दुकानों में आरक्षण की बात की है, उन्होंने राशन कार्ड धारकों को खाद्य तेल देने की घोषणा की है। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। और 8 तारीख को भी उन्होंने समीक्षा बैठक के नाम पर जिस तरीके से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की पदोन्नति, भर्ती और पेंशन से संबंधित घोषणाएं की हैं, ये चुनाव को प्रभावित करने वाली घोषणाएं हैं। और हमने इसकी शिकायत माननीय राज्य निर्वाचन आयोग से की है। राज्य निर्वाचन आयोग महोदय ने हमारी शिकायत का संज्ञान लिया है और कार्रवाई का भरोसा दिया है। उत्तराखंड में 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है। सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं, साथ ही जनता से वादे भी कर रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर राजधानी देहरादून के वार्ड नंबर 48 की निवर्तमान पार्षद और बीजेपी प्रत्याशी कमली भट्ट ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ काम किया है। सड़क से लेकर साफ सफाई, बिजली और पानी की व्यवस्था अपने क्षेत्र में की है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के समय लोगों को बढ़ चढ़कर मदद की। साथ ही उन्होंने कहा उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके काम को देखते हुए जनता एक बार फिर उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। मेरे जो वार्ड में है, मैं जब 5 साल पहले यहाँ पर मैं आई हूँ तो मैंने बहुत काम किए हैं। जनता को पता है, क्षेत्रीय मेरे जनता को पता है, उनका अपार प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है, बड़ों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। लगातार हम जनसंपर्क कर रहे हैं और सैकड़ों की महिलाएं मेरे साथ जनसंपर्क में हैं। और अब रही काम की बात तो मैंने यहाँ पर जाल लगाए हैं, सड़कें बनाई हैं, नाली बनाई हैं और विद्युत पोल लगाए हैं, LED लाइट लगाई है। मुख्य बात यह है कि जब कोरोना का समय था, ऐसी विपरीत परिस्थिति में लोग अपने घरों में थे और मैं प्रत्येक घरों में जाकर मैंने सैनिटाइजर कराया है। उत्तराखंड के चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहता है। वार्ड नंबर 48 की प्रत्याशी राधा नौटियाल ने निवर्तमान पार्षद पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में पानी, सड़क, साफ सफाई और बिजली की बहुत सारी समस्याएं हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा अगर जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो वो सारी समस्याओं का निदान करेंगी। मुद्दे तो देखिए वार्ड 48 में भी वही हैं जो अन्य वार्डों में रहते हैं। मतलब गंदगी का है, नालियों का है और जो बिजली पानी का है, महिला सुरक्षा का है। ये सारे मुद्दों को लेके ही मैं यहाँ पे भी आगे बढ़ना चाहूँगी। जगह जगह जो है हम डोर टू डोर कन्वेंसिंग में गए हैं तो वहाँ हमें पता चला है कि मतलब रोडें जो हैं कहीं कहीं इतना गड्ढा हो रखा है कि मतलब जिसमें दुर्घटना का मतलब बहुत अति ये है कि संभावनाएं हो सकती हैं। नालियां आप घरों की देखेंगे, मतलब लोगों के घरों के बाहर ही नालियां ऐसे ओवरफ्लो हो रखी हैं कि लोग उससे बहुत परेशान हैं। बार बार पार्षद के शिकायत करने के बावजूद भी वो उनकी नहीं सुन रही हैं, तो लोग बहुत परेशान हैं। इस बार वो बदलाव चाहते हैं और बदलाव के रूप में वो कांग्रेस को ही भारी मतों से विजय बनाना चाहिए। वहीं हमने वार्ड नंबर 48 में आम जनता से क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पूछा तो जनता का मिला जुला जवाब मिला। जहां कुछ लोग पार्षद के काम से खुश नजर आए तो वहीं कुछ लोग पार्षद के काम से नाखुश नजर आए। काम अच्छा है उनका, फिर भी कुछ रहा हुआ है कुछ पार्ट जो है ना, तो वार्ड में कुछ कुछ जगह ऐसा है कि जहाँ स्वीपर जो है टाइम से आना जाना इनका थोड़ा लेट लतीफ रहता है। और यहाँ पे जो कार्य है कुछ जगह तो नाली बन गई ऊपर की साइड में अपर बदरी से नीचे आकर के, लेकिन जो डाउन में है इस साइड में थोड़ा सा अभी काम रहा हुआ है। ये जो नाली है यहाँ पर बनाई गई है, यहाँ पर इससे हमें कोई लाभ नहीं है, कुछ भी नहीं। सारे के सारे लोग सफाई भी होती तो इसी में ही गंद करके जाते हैं, कबाड़ा सब इसमें फेंकते, पानी रुका रहता है, मच्छर इतने हैं कि पूछो मत। आम जनता को परेशानी हो रही है और प्लस हमें भी हो रही है साथ के साथ। काम तो हो रखा है और कुछ काम अभी होना बाकी भी है और भी उम्मीदें हैं। कुछ काम अभी भी बचे हुए हैं, कुछ काम हुए हैं। काम मतलब संतुष्टि पूर्वक हो रखे हैं काम, लेकिन अभी भी कुछ काम होने बाकी है। हमारे वार्ड में पहले तो सफाई थी और काफ़ी समय 1 साल से काफ़ी सफाई नहीं हो पा रही है। और हमारे सामने जो वार्ड है वो मतलब हफ्ते में दूसरे तीसरे दिन सफाई होती है और हमारे वार्ड में सफाई नहीं हो पा रही है। इसी चक्कर में हम भी काफ़ी परेशान है। मेरे रेस्टोरेंट के सामने जितनी नालियाँ आप देख रहे होंगे तो नालियाँ बहुत ज़्यादा गंदी हो पा रही है। चुनाव के समय सभी प्रत्याशी जनता से वादे करते हैं।
जनता भी उनके वादों को सुनती है, उनको परखती है और उसके बाद अपना फैसला सुनाती है। अब देखने वाली बात होगी इन प्रत्याशियों के दावे को जनता किस रूप में लेती है और अपना क्या फैसला सुनाती है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। आज हम राजधानी देहरादून के वार्ड नंबर 48 में आए आम जनता और जो पार्षद हैं और जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनसे हम बात किए। जहां एक तरफ बीजेपी की जो वर्तमान पार्षद हैं उनका कहना है कि उन्होंने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, जिससे उन्हें पूरा भरोसा है कि वो इस बार भी चुनाव जीतेंगी, जनता को उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। वहीं अगर कांग्रेस के प्रत्याशी की बात की जाए तो उनका कहना है कि क्षेत्र में कई सारी समस्याएं हैं जिनका हल नहीं हो पाया है, अगर जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो वो उनको हल करेंगी। वहीं अगर आम आदमी की बात की जाए, जनता की बात की जाए, तो हम इस वार्ड के बहुत सारे लोगों से बात किए तो लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली। कुछ लोगों को कहना है कि वार्ड के वो काम से संतुष्ट हैं, तो वार्ड में ऐसे भी बहुत लोग मिले जिनका कहना था कि वार्ड में साफ सफाई की बहुत कमी रही है और वे पार्षद के काम से संतुष्ट नहीं है। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। इधर लक्सर में नगरपालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संजीव कुमार के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन पर लोगों का सैलाब देखने को मिला। कार्यालय का उद्घाटन मोहम्मद शहजाद द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर बीजेपी और कांग्रेस के सैकड़ों लोगों ने बसपा की सदस्यता ली। विधायक मोहम्मद शहजाद ने प्रदेश की भाजपा सरकार और लक्सर से पूर्व भाजपा के विधायक संजय गुप्ता पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब लक्सर में बाढ़ आई तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि लक्सर तहसील को आपदाग्रस्त घोषित करेंगे। भीड़ बनावटी नहीं है, भीड़ असली है और नीतू को जिताने आई है। मैं कहना चाहता हूँ ये जो माँ कसम खाता है उसने यहाँ के दुकानदारों का पैसा वापस क्यों कराया, क्यों नहीं बटने दिया। फिलहाल आप अपना भाग में जाकर देख लो, 50 लाख रुपए आज भी है, 5000 की जगह 2500 क्यों बटने दिया। हर चीज में हक आ जाता है कि भाई मेरी राजनीति खराब हो रही है, भाई मेरी राजनीति खराब हो रही है। गरीब जनता के पेट पर लाठी मार के दुकानदारों को नुकसान दे करके क्या उसकी राजनीति चमकेगी। आपदा को घोषित नहीं होने दिया, 3 महीने का बिल माफ नहीं होने दिया। ये काम सिर्फ एक ही व्यक्ति ने किया है जो अपनी महत्वाकांक्षा की राजनीति करता है और बार बार माँ कसम। वास्तव में भाव विभोर हो गया हूँ, मेरी आंखें नम हो गई। सबका प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं समस्त लोगों के जितने मेरे सब आए हैं, माताएं बहनें जितने सब लोग आए हैं, बच्चे भी आए हैं, बड़े भी आए हैं, मैं समस्त जनता से यही अपील करता हूँ कि मुझे वोट दें। उनका ये वोट खाली नहीं जाएगा बिल्कुल, और इनके घर घर तक पहुँच कर इनकी हर समस्या का समाधानशील करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, मैं सब समाज को साथ लेकर चलूँगा और मैं बस विकास की गंगा बहाना चाहता हूँ लक्सर के अंदर। ये मेरे जीवन का एक सपना है और मेरा कोई सपना नहीं है। सभी का स्वागत है। काशीपुर से खबर है, यहाँ में उत्तराखंड में जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने के बाद स्टार प्रचारक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट के प्रत्याशी रहे प्रकाश जोशी काशीपुर पहुंचे। करण माहरा प्रकाश जोशी रामनगर रोड स्थित कांग्रेस मेयर चुनाव कार्यालय में पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल के साथ साथ काशीपुर महानगर के 40 वार्डों के पार्षद और प्रत्याशियों ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उत्साहवर्धन किया। चुनाव जीत रही है, इसीलिए अगर आप स्टार प्रचारकों की लिस्ट देखेंगे तो उसमें आदित्य योगीनाथ का नाम, योगी आदित्यनाथ का नाम भी है। और बीजेपी के पास अगर हमारे पास विज़न है अच्छे पर्यावरण का, हमारे पास विज़न है कि घरों में स्वच्छ पानी आए, हमको आर ओ लगाने की जरूरत ना पड़े, हमारा विज़न है कि स्कूलों में
टीचर्स हो, अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयाँ हो, डेंगू जैसी बीमारी में जो नगर पालिका को करना चाहता फॉगिंग और वो तो नहीं हुआ है। सड़कों में गड्ढे हैं, तमाम नालियाँ भरी हुई हैं, हम उसको सफाई चाहते हैं। हम पर्यावरण का ध्यान रखना चाहते हैं, तो प्रदूषण है उसको हम कैसे ख़त्म करें, उस पर हमारे लोग बातचीत कर रहे हैं कि हम नगर पालिकाओं, नगर निगमों को कैसे अपने पैरों पर खड़ा करें कि हमको दूसरों से पैसे की जरूरत न पड़े। बीजेपी लेकिन एक ही बात कहती है, एक तो आदित्यनाथ और दूसरा वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, इसके अलावा उनके पास कोई बात ही नहीं करने को। ना वो शिक्षा की बात कर सकते हैं, ना स्वास्थ्य की बात करते हैं, और जो पिछले कार्यकाल में घोटाले घपले किए हैं उसके बारे में उनका जवाब नहीं है, इसलिए फिर वो अपनी बड़ी चीज़ों के पीछे चल रहे हैं। तो एक डिफरेंस है, और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का राज्य है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मेयर के प्रत्याशी जातिवाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के मेयर प्रत्याशी शिव गणेश ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। एक ऐसी ही पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। बहन मायावती ने हिंदू हो या मुसलमान सभी को एक माना है, और आज हमको इसी बात पर लोगों को प्यार और आशीर्वाद मिलता है। शिव गणेश ने कहा कि मैं अगर मेयर बनता हूं तो मैं सबसे पहले क्षेत्र में होने वाले विकास और जातिवाद को दूर करूंगा। सड़कों को और स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर मैं धरने पर अगर बैठना पड़े तो वो भी बैठूंगा। हमारा जो चुनाव लड़ने का जो उद्देश्य है, मकसद है, राष्ट्रीय पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने हम पर आस्था आशीर्वाद दिया है, और हमारा चुनाव लड़ने का मुख्य कारण हमारे कुछ बिंदु हैं, जो कि मैं दमुआ ढुआ का निवासी हूँ। दमुआ ढुआ जब से ये भारत आज़ाद हुआ हमारा, और हम लोग जो है यहाँ पर 50-51 के बसे हुए लोग हैं। आज चुनाव के समय पे ये काम हो रहा है। ये सरकारें जो है, सरकारों की नीति ठीक नहीं है। ये सरकार जो है बटोगे कटोगे और मंदिर मस्जिद और मदरसे और चौड़ीकरण के चक्कर में जो है ये सरकार जो है अतिक्रमण, और दूसरा जो बेचारे छोटे छोटे अपने रोजी रोटी का जिनका अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं, जो ठेला लगा करके, रेड़ी लगा करके अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, वो भी इन्होंने जो है उस पर भी इनकी निगाह है कि वो उनका रोजगार भी छीन रहे हैं। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में 3 महीने से कम समय का वक्त बाकी है, और ऐसे में उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर विभागों की राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य और बजट खर्च की गति बढ़ गई है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक बजट खर्च में क्या हालत रही, देखिए इस रिपोर्ट में। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष खत्म होगा। ऐसे में शासन ने इन दिनों बजट को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। वित्तीय वर्ष में बजट खर्च की अगर बात करें तो अब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर में 6,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, और राजस्व में 34,000 करोड़ रुपए की आय हुई है। उत्तराखंड के वित्त सचिव दिलीप जावलकर का कहना है, ये पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 7 से 8% ज्यादा है। वित्त सचिव का कहना है, राज्य में चल रही परियोजनाओं में खर्च बेहतर हो रहा है। केंद्र से मिलने वाली बोनस राशि भी प्राप्त हो रही है। वित्त सचिव का कहना है कि 31 मार्च से पहले काफी काम किए जा रहे हैं, जिन पर काफी बजट खर्च होगा। हम लोगों के जो नए भारत सरकार से जो रिलीजेस होने हैं वो हमारी एक कैपिटल्स के लिए, मतलब हमारे जो परियोजनाओं के लिए धनराशि आती है उसका प्रवाह अच्छा है। उसमें हम लोगों को हमारे अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए भारत सरकार ने हमें अतिरिक्त धनराशि भी दे रखी है, और उस बोनस राशि को भी हम लोगों को आगे खर्चा करना है। आखिरी जो हमारी तिमाही होती है, ये जो मार्च तक का 3 महीने होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। तो उम्मीद है कि इस दौरान भी हम लोगों की खर्चे की स्थिति अच्छी रहेगी। उसके लिए जो आवश्यक संसाधन होते हैं उसका हम लोगों ने ऑलरेडी प्रबंधन कर रखा हुआ है। उत्तराखंड के वित्त सचिव दिलीप जावलकर का कहना है, केंद्र सरकार 1 फरवरी को अपना बजट लाती है। इसके बाद राज्यों को उनके लिए आने वाली योजना की जानकारी मिलती है। हमारी कई सारी योजनाओं में केंद्र से पैसा मिलेगा। नई योजनाओं के लिए केंद्र की व्यवस्था के बाद हमें अपने बजट को और व्यवस्थित करने में सहूलियत मिलती है। केंद्र के बजट के बाद फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में
बजट पेश करने के लिए सरकार विधानसभा से अनुरोध करती है। अभी विभागों से हम लोगों की ऑलरेडी बजट की चर्चा चल रही है और विभागों के प्रस्ताव हमें ऑलरेडी प्राप्त हो गए हैं और उस अनुसार हम लोगों की तैयारियां चल रही है। तो आने वाले समय में हमारे ईयर एंड वित्तीय वर्ष में भी हमें कोई ना तो संसाधनों की कोई समस्या लगती है, ना प्रक्रियात्मक कोई समस्या लगती है। उसी तरीके से नए बजट भी प्रस्तावित करने में उसमें भी हम लोगों को कोई कठिनाइयाँ नहीं है। सभी समय से उसका प्रबंधन किया जाएगा। उत्तराखंड में इस वित्तीय वर्ष में खर्च को लेकर वित्तीय सचिव का कहना है कि प्रदेश में खनन, जीएसटी, वैट, आबकारी में अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ है। इन सभी विभागों की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन वन विभाग, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का राजस्व काफी कम हुआ है, जो चिंताजनक है। हम लोगों की जो चिंता का विषय बनता है, एक तो वन विभाग में हम लोगों को अपेक्षित ग्रोथ वृद्धि नहीं दिख रही है और यूपीसीएल और हमारे पावर कॉर्पोरेशंस है, उनसे जो धनराशि हमारे बजट में हमारे कोषागार में प्राप्त होनी होती है, वो हमें उतनी अपेक्षाकृत प्राप्त होती नहीं दिख रही है। उसके संदर्भ में हम लोग विभागीय इनसे बात कर दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव के माध्यम से संबंधित विभागों से हम लोग चर्चा कर दे रहे हैं। उत्तराखंड में हर साल बजट पेश करने के दौरान ये दावे किए जाते हैं कि बजट अंतिम महीने में खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि हर महीने समान रूप से खर्च होगा। लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत में देखने को मिलता है कि बजट एक साथ खर्च होता है। राजस्व की कम प्राप्ति भी सवाल उठा रही है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को अगर मजबूत करना है तो राजस्व प्राप्तियां बढ़ानी होंगी। देहरादून से जन टीवी के लिए कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ संवाददाता हिमांशु बरमोला की रिपोर्ट। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।